हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने जो हेनरी फियोल के फर्स्ट 7 प्रिंसिपल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। दैट मीन्स इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फर्स्ट 7 प्रिंसिपल्स of management which were given by Mr. Henry Fayol. Today we shall talk about the next 7 principles of management which were given by Mr. Henry Fayol. तो आपको पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेटा वो थर्ड चल रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और किनके द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं जो प्रिंसिपल्स किसने दिए थे, हेनरी फेयोल ने। और आप जानते हैं हेनरी फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं, दीज 14 प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, बिकॉज ये जो आपके प्रिंसिपल्स हैं ये हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं, हर कंट्री में अप्लाई होते हैं, क्योंकि जो फेयोल के प्रिंसिपल्स है बेटा, दीज आर द कॉमन प्रिंसिपल्स, दीज आर द जनरल प्रिंसिपल्स। ये इसलिए सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में आपके अप्लाई होते हैं। तो दीज प्रिंसिपल्स, दीज 14 प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आप सबको पता है कि जो हेनरी फेयोल है ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो जो हेनरी फेयोल है ये इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा नाम है, एक माइलस्टोन की तरह है, बिकॉज ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो आइए अब हम हमारे आज के जो 7 प्रिंसिपल्स है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आज जो पहला प्रिंसिपल बेटा हम जो ले रहे हैं वो है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए बेटा आपके बुक में इस प्रिंसिपल का नाम केवल सेंट्रलाइजेशन ही दिया हुआ है, लेकिन अगर आप नेट पे देखेंगे या अदर बुक्स में देखेंगे या एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो इसका पूरा नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो बेटा इस प्रिंसिपल को समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखिए बेटा सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब आप पावर को, अथॉरिटी को सेंट्रलाइज कर लेते हैं, यानी जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो अगर एक ही बंदे के हाथ में हो या कुछ सिलेक्टिव 2-3 लोगों के हाथ में हो तो उसे हम बोलते हैं कि भी जो पावर है, जो आपकी अथॉरिटी है वो क्या हो गई है, सेंट्रलाइज हो गई है। अथॉरिटी का मीनिंग हमने प्रीवियस वीडियो में भी समझा था बेटा। अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है? अथॉरिटी का मीनिंग होता है पावर टू टेक डिसीजन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जब आपकी जो अथॉरिटी है, जो पावर टू टेक डिसीजन है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में या तो एक ही बंदे के पास है या कुछ सिलेक्टिव 2-3 लोगों के पास है। ये मतलब होता है आपके सेंट्रलाइजेशन का। और ऑन द अदर हैंड आपकी जो डिसेंट्रलाइजेशन है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने हर लेवल पे, आपको याद होगा हमने 3 लेवल पढ़े थे मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो आपको पता है टॉप लेवल के पास तो अथॉरिटी रहेगी ही रहेगी, लेकिन अगर टॉप लेवल अपनी अथॉरिटी को रीजनेबल बेसिस पे, ये नहीं कह रहे हैं कि भी टॉप लेवल सारी ही अथॉरिटी मिडिल लेवल को दे दे या लोअर लेवल को दे दे, लेकिन रीजनेबल अथॉरिटी जितनी आपको मिडिल लेवल को या लोअर लेवल को दे देनी चाहिए वो अगर टॉप लेवल उन पे स्प्रेड आउट कर देता है, उन्हें आपके डिससेमिनेट कर देता है आपकी उतनी अथॉरिटी, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। कि भाई टॉप लेवल ने क्या किया, जितनी भी अथॉरिटी उसके पास थी वो सारी अपने पास नहीं रखी, रीजनेबल अथॉरिटी यानी पावर टू टेक डिसीजन जो है वो मिडिल लेवल को भी दिया है और रीजनेबल उसने लोअर लेवल को भी दिया है। दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए ये तो आपने समझ लिया कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अब इनमें से बेटर कौन सा है? तो देखो बेटा ये दोनों ही बेटर है और दोनों ही बेटर नहीं है। अल्टीमेटली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि सेंट्रलाइजेशन के भी अपने मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन के भी अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। जैसे सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, आपके सेंट्रलाइजेशन में जब आप सारी अथॉरिटी अपने पास कंट्रोल कर लेते हैं बीइंग ए टॉप लेवल, तो आपकी जो मिडिल लेवल है और जो लोअर लेवल है वहां जो लोग काम कर रहे हैं दे विल फील डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग द टास्क, क्योंकि उन्हें बार बार हर चीज के लिए आपसे पूछना पड़ता है, बिकॉज दे डोंट हैव पावर टू टेक डिसीजन। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो एक तो क्या होता है आपकी वर्किंग स्पीड स्लो हो जाती है, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी गिर जाती है। ये सेंट्रलाइजेशन में खास बात होती है कि एक तो आपकी वर्किंग जो स्पीड है वो आपकी कम हो जाती है और एक आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी भी गिर जाती है। ये बात आप ध्यान रखें। फिर डिसेंट्रलाइजेशन जो है
डिसेंट्रलाइजेशन में आपके जो है वो जो आपकी लोअर लेवल है और जो मिडिल लेवल है वहां पे आपकी वर्किंग स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी डिसेंट्रलाइजेशन में बढ़ जाती है, क्योंकि उनको बार बार आपसे पूछना नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए डिसेंट्रलाइजेशन में भी कुछ डिमेरिट्स है। डिसेंट्रलाइजेशन में डिमेरिट्स क्या है कि आपके पावर्स जो आपने उनको डिसेंट्रलाइज की है, हो सकता है उसका मिसयूज हो, तो ये आपके एक डर रहता है कि भी जो पावर आप दे रहे हैं कहीं वो अपनी मनमर्जी ना करने लग जाए या गलत डिसीजन ना लेने लग जाए। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रलाइजेशन के भी मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों हैं और डिसेंट्रलाइजेशन के भी मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों हैं। सेंट्रलाइजेशन में फायदा क्या है कि कंट्रोल पूरा आपके पास बना रहता है, लेकिन वर्किंग स्पीड स्लो हो जाती है और आपकी जो एफिशिएंसी है ऑर्गेनाइजेशन की वो गिर जाती है। और डिसेंट्रलाइजेशन में आपके फायदा क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन का आपके फायदा है कि आपके एक तो वर्किंग स्पीड आपकी बढ़ जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लेकिन आपको एक डर भी लगता है कि कहीं पावर्स का और अथॉरिटी का मिसयूज ना हो। अब ये तो हुई आपके सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात। अब इसके बेटा आगे एक बात और है कि कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें कौन सा चीज अपनाना चाहिए। तो देखिए बेटा, फेयोल ने ये कहा है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, अगर कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए तो बेटर रहता है आपकी सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि छोटा ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर माना गया है आपके सेंट्रलाइजेशन के लिए, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो बेटर माना गया है डिसेंट्रलाइजेशन। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन वुड बी बेटर एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन वुड बी बेटर। ये चीज आपको समझनी है। और एक बात और कही है फेयोल ने, वो क्या कही है? फेयोल ने ये कहा है कि अगर आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, लास्ट में कही गई ये बात कि अगर आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन अडॉप्ट करते हैं देन यू मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपको बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनको रिसॉल्व करना पड़ेगा, यानी आपको इस तरह का सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आपकी जो वर्किंग है वो अनइंटरप्टेडली चलती रहे। क्योंकि देखिए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिफरेबल कौन सा है? डिसेंट्रलाइजेशन, और स्मॉल के लिए कौन सा है? सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्या लगाना चाहते हैं? सेंट्रलाइजेशन, तो यू हैव टू रिसॉल्व मैनी इश्यूज। आपको बहुत केयरफुली फिर वो सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज द रिजल्ट्स वुड बी वेरी डेंजर और रिजल्ट्स वुड बी वेरी वर्स्ट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपकी ये पूरा जो प्रिंसिपल है ये क्लियर होगा कि ये प्रिंसिपल हमसे क्या कहना चाहता है। अब हम चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है बेटा वो है हमारा स्केलर चेन। तो देखिए बेटा स्केलर चेन क्या है? स्केलर चेन का मतलब एक सिस्टम होता है। तो फेयोल का ये कहना था कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर्स है, इंस्ट्रक्शंस है, इंफॉर्मेशंस है, वो पूरी चैनल के थ्रू आनी चाहिए। तो देखिए स्केलर चेन जो है इसको हम डायग्राम बना के समझ सकते हैं। तो ये आपका एक जो सिस्टम हो गया जिसमें आपके टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो यहां पे आप जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो लेवल्स होते हैं उनकी एक हायरार्की होती है। तो जैसे मान लीजिए ए जो है आपका ये सुप्रीम अथॉरिटी पे है, फिर ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया, और आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ये आपके एफ हो गया, ठीक है। और इधर आपकी जो है ये इधर आपकी पी हो गया, फिर क्यू हो गया, पी क्यू आर एस और ये आपकी टी। तो ये आपकी जो है इट इज ए डायग्राम ऑफ स्केलर चेन कि भाई फेयोल ने इस प्रिंसिपल में हमें क्या समझाने की कोशिश की है। तो जो आपकी प्रिंसिपल है स्केलर चेन का, दिस प्रिंसिपल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, वो प्रॉपर चैनल के थ्रू ही पहुंचनी चाहिए। मतलब
अगर कोई मान लीजिए ऑर्डर आता है तो ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई और डी से एफ, यानी वो सबको कम्युनिकेट हो जाए। दैट मीन्स दिस प्रिंसिपल इज एम्फेसिंग ऑन ए प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम, कि भी जो भी है वो सबके नोटिस में रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी बंदे को कोई खबर ही ना हो, तो सबके नोटिस में वो आ जाना चाहिए। कोई भी अगर ऑर्डर आया है या इंफॉर्मेशन आई है तो प्रॉपर इस सिस्टम के थ्रू ही आना चाहिए। तो ये एक हायरार्की है स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द लेवल से लेकर बॉटम तक, कि भाई जो भी कम्युनिकेशन हो, चाहे नीचे से आपके जैसे मान लीजिए कोई सजेशन या कोई ग्रीवेंस आ रहा है तो वो भी पूरा इस चैनल के थ्रू ही जाना चाहिए। तो जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो पूरा इस चैनल के थ्रू होना चाहिए, यानी डोंट ब्रेक दिस चैनल। तो चाहे इंफॉर्मेशन आपका, चाहे आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा हो, आपने कम्युनिकेशन 11th में पढ़ा है, तो चाहे आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा हो, चाहे आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा हो, वो इस चैनल के थ्रू ही होना चाहिए, जिससे आपके सबको पता रहे कि एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है। और इनकेस अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में सेम लेवल पे जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन्हें अगर कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ जाती है तो इमरजेंसी सिचुएशन में वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसको कि हम गैंग प्लैंक बोलते हैं। इसे हम गैंग प्लैंक जो है, इसे हम गैंग प्लैंक बोलते हैं कि अगर सेम लेवल पे आपकी जो ऑफिसर्स हैं उन्हें अगर कांटेक्ट करना पड़ जाए इमरजेंसी में, जिसकी की इंफॉर्मेशन बाद में और लोगों को दे दी जाएगी, तो इट्स कैन बी नॉन एज गैंग प्लैंक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो स्केलर चेन का जो प्रिंसिपल है बेटा, ये मेनली आपके किस चीज पर फोकस करता है? ये आपके फोकस करता है, दिस प्रिंसिपल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि देयर मस्ट बी ए प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आपको पता है कम्युनिकेशन विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन विल ब्रिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो स्केलर चेन आपको समझ में आ गया होगा कि स्केलर चेन का मतलब है इट इज ए चेन ऑफ अथॉरिटी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप लेवल एंड विल कंटिन्यू अप टू बॉटम लेवल। और जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर रूट के थ्रू आनी चाहिए, यानी आपके बीच में ऐसे ये जो वाली जो सिचुएशन है वो केवल इमरजेंसी पर्पज में ही यूज होनी चाहिए। बाकी जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन की ड्यूरिंग, चाहे वो आपके डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा हो, चाहे वो आपके अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा हो, वो इसी चैनल के थ्रू होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपकी स्केलर चेन का प्रिंसिपल भी क्लियर होगा। और ये जो इमरजेंसी में सेम लेवल की जो अथॉरिटीज आपस में कॉन्टेक्ट करती है, इसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। ये चीज आप ध्यान रखें। अब बेटा अगला प्रिंसिपल जो है आपका वो है ऑर्डर का। तो जो अगला प्रिंसिपल है वो है ऑर्डर। देखिए ऑर्डर का मतलब एक व्यवस्था। तो देखिए ऑर्डर वाला प्रिंसिपल जो है बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। दिस प्रिंसिपल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड ऑन राइट प्लेस। आई रिपीट, राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड ऑन राइट प्लेस। देखिए बेटा हम क्या देखते हैं हमारे कॉमन लाइफ में भी, हमारा बहुत सारा समय जो है वो चीजों को ढूंढने में निकल जाता है। जैसे कभी बाइक की कीज नहीं मिल रही है, आपके रूटीन लाइफ में भी ये होता होगा, कभी बाइक की कीज हमें नहीं मिल रही है, कभी पेन नहीं मिल रहा है, कभी नोटबुक नहीं मिल रही है, कभी बुक नहीं मिल रही है। तो इससे हमारा जो है वो टाइम वेस्ट होता है और एक हमारी जो एफिशिएंसी लेवल है वो भी गिरता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। इज दैट क्लियर? अननेसेसरी जब डिलेइंग होती है किसी चीज में। तो इन दिस प्रिंसिपल मिस्टर हेनरी फ्योल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि each and everything should be placed at proper place। यानी हर चीज को आप यूज करने के बाद उसकी नियत स्थान पे रखते हैं। आपको पता होगा हमारे घर पे हर चीज के लिए एक प्रॉपर प्लेस होता है, और जब कभी हम उस चीज को यूज करना चाहते हैं तो हमारा हाथ वहीं जाता है, फिर वो चीज वहां नहीं मिलती है तो हम क्या होते हैं, परेशान होते हैं। तो दिस प्रिंसिपल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि ईच थिंग शुड बी प्लेस्ड एट प्रॉपर प्लेस। और नॉट ओनली थिंग्स, this principle is also apply on human beings कि right man should be placed at right place। तो right man should be placed at right place on right time। तो अगर सही व्यक्ति सही समय पर सही स्थान पे रहेगा तो डेफिनेटली आपकी जो वर्किंग है that will be
कंटिन्यू वेरी स्मूथली, वो बहुत स्मूथली वो आपके चलती रहेगी और आपकी जो फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन की ये बहुत आराम से चलती रहेगी। तो ऑर्डर वाला प्रिंसिपल क्लियर होगा। ऑर्डर का मतलब एक व्यवस्था। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड एट प्रॉपर प्लेस सो दैट हमें कभी भी उनको ढूंढना ना पड़े या हमारा टाइम वेस्ट ना हो। एंड ईच एंड एवरी पर्सन और वर्कर और एम्प्लॉय शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस ऑन राइट टाइम। आप किसी भी बंदे को उसकी सही जगह पर जब लगाएंगे तो उसकी बेस्ट प्रोडक्टिविटी, बेस्ट एफिशिएंसी आप ले सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखें, यानी हर बंदे को आपको जो काम असाइन करना है वो उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, एफिशिएंसी के हिसाब से, उसके पोटेंशियल के हिसाब से करना है ताकि आप उसका बेस्ट प्रोडक्टिविटी और बेस्ट एफिशिएंसी ले सके। तो दो चीजें हैं, ईच थिंग शुड बी प्लेस्ड एट प्रॉपर प्लेस एंड ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस ऑन राइट टाइम। ये प्रिंसिपल हमें ये कहना चाहता है। फिर हमारा जो अगला प्रिंसिपल है का वो है इक्वलिटी का। तो देखिए बेटा, आप सबको पता है जहां पे भी पार्शियलिटी होती है वहां डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट होता है, चाहे वो स्टूडेंट्स के साथ हो, चाहे वो एम्प्लॉयज के साथ हो, किसी के भी साथ हो, वर्कर्स के साथ हो। तो इक्विटी का मतलब समानता, सबके साथ इक्वल बिहेवियर। तो दिस प्रिंसिपल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजिंग, कास्ट, जेंडर, सोशल स्टेटस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कभी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, दिस प्रिंसिपल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, फलाना ढिकरा, ना कास्ट के बेसिस पे, ना आपके इनकम स्टेटस के बेसिस पे, ना सोशल स्टेटस के बेसिस पे, ना जेंडर के बेसिस पे, या ये कि ये मेरा रिलेटिव है वो मेरा रिलेटिव नहीं है। इन बेसिस के ऊपर आपके कभी भी ना तो अपॉइंटमेंट में डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए और ना प्रमोशन में डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। यानी आप सभी को इक्वली ट्रीट करें। अगर किसी चीज के लिए पेनल्टी है तो वो सबके लिए है। ये नहीं कि भी एक बंदा तो लेट आया तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, दूसरा बंदा लेट आया तो उसको फाइन लगा दिया गया 50 रुपीज का। तो इट विल क्रिएट डिससैटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज एज वेल एज वर्कर्स। तो जो भी सिस्टम हो वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, मतलब रूल्स रेगुलेशंस जो है, आपकी डिसिप्लिन जो है वो सबके लिए सेम होनी चाहिए। और वैसे जो ये प्रिंसिपल है ये है मिक्सचर ऑफ जस्टिस एंड काइंडनेस। इक्विटी इससे बनती है, इक्विटी दो चीजों से मिलकर बनती है। तो जस्टिफिकेट, कोई भी चीज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो न्यायोचित होनी चाहिए, जस्टिफाइड होनी चाहिए। जस्टिफाइड होने का मतलब जो सबको एक पैरामीटर से देखे, ये नहीं कि भी ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अमीर है, गरीब है, ये लेडीज है, ये जेंट्स है। नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इनकम स्टेटस, सोशल स्टेटस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इक्विटी इज ए मिक्सचर ऑफ जस्टिस एंड काइंडनेस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपके यहां तक के प्रिंसिपल्स क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, जो कि है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल आपको क्या कहता है? ये कहता है कि जब आप किसी एम्प्लॉय को किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अपॉइंट करते हैं या भेजते हैं किसी जॉब पे, तो आप उसको एक स्टेबल टेन्योर दें। ये नहीं कि आपने 15 दिन मुझे एक काम पे लगा दिया, फिर मुझे 30 दिन दूसरे काम पे लगा दिया, तो आई विल गेट डिससैटिस्फाइड। ना तो मैं वो काम अच्छे से कर पाऊंगा और ना मैं खुद सेटिस्फाइड हो पाऊंगा। तो जो आपकी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल, तो पहली चीज तो आपको एक ये ध्यान रखनी है कि किसी भी एम्प्लॉय को आप कोई भी काम जब देते हैं तो वो आप किस पीरियड के लिए दें, वो आप उसको एक स्टेबल टेन्योर के लिए दें, लाइक 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। और आपको पता है कि आपको सब जानते हैं सिंस स्टार्टिंग ऑफ आवर एकेडमिक्स, एज वी ऑल नो, कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब एक ही व्यक्ति एक ही काम बार बार करेगा और एक लंबे समय के लिए किसी पोस्ट पे रहेगा तो ही विल बी परफेक्ट, वो ही विल बिकम परफेक्ट एंड परफेक्ट, वो परफेक्ट बनता चला जाएगा। तो कभी भी आप ऐसा ना करें कि 15 दिन किसी और काम पे लगा दिया, 30 दिन किसी और काम पे लगा दिया। तो इससे क्या होगा, एक तो आपको प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं मिलेगी और एफिशिएंसी गिर जाएगी एम्प्लॉय की, एंड ही विल गेट डिससैटिस्फाइड। तो
तो जो आपके टेन्योर है, टेन्योर का मतलब क्या होता है, अवधि होती है, पीरियड होता है। टेन्योर मींस अवधि और पीरियड। तो जो आपका कर्मचारी है, जो आपका पर्सोनेल है, उसका जो टेन्योर है, जो अवधि है, वो स्टैगर्ड होनी चाहिए। आप उसको फ्रीक्वेंटली उसका जॉब रोटेशन ना करें। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जॉब रोटेशन शुड नॉट बी देयर इन फ्रीक्वेंट बेसिस, यानी फ्रीक्वेंटली आप जॉब रोटेट ना करें। अगर आप फ्रीक्वेंटली जॉब रोटेट करेंगे तो आपको कहीं भी उस बंदे का बेस्ट नहीं मिल पाएगा और ही विल गेट डिससैटिस्फाइड। और बहुत पॉसिबल है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स या एम्प्लॉयज लंबे समय तक काम भी ना करें, यानी आपके लेबर टर्नओवर भी बढ़ जाएगा। पुराने जो एक्सपीरियंस वर्कर हैं वो छोड़ छोड़ के जाते रहेंगे, नए आते रहेंगे, और इट विल इंक्रीज इन एफिशिएंसी इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। जब भी किसी को कोई काम दें, उसको एक स्टेबिलिटी दें कि भाई अब आप 6 महीने के लिए हम आपको इस जॉब पे अपॉइंट कर रहे हैं और उसमें आपको अपना परफॉर्मेंस देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, तो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए अगर आप 2 मैच के लिए अलग कैप्टन बनाओगे, 3 मैच के लिए अलग कैप्टन बनाओगे, तो कहां से रिजल्ट देगा अगले को एक टेन्योर तो दो आप सर्व करने के लिए कि भाई 1 साल तक हम आपको इंडियन टीम का कैप्टन बना रहे हैं, फिर हम आपके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे एंड इफ यू विल डू बेस्ट देन यू विल कंटिन्यू, अदरवाइज फिर हम चेंज करेंगे। तो आपने अगले को एक मेंटल पीस दे दिया कि भाई 1 साल तक आप ही कैप्टन हो, अब आप अपने हिसाब से टीम को मैनेज कर सकते हो, चला सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आई होप आपकी ये प्रिंसिपल भी क्लियर होगा। इन अदर वर्ड्स जो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल वाला प्रिंसिपल है, ये हमसे इतना ही कहना चाह रहा है कि फ्रीक्वेंटली बेसिस पे जॉब रोटेशन नहीं होना चाहिए। तो जॉब रोटेशन शुडंट बी देयर ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस। फिर इंस्पिरेशन, जिसको कुछ बुक्स में हमारे इनिशिएटिव भी लिखा हुआ है, तो चाहे आप इसे इंस्पिरेशन बोल दीजिए, चाहे आप इसे इनिशिएटिव बोल दीजिए। तो देखिए जो हायर मैनेजमेंट है उसको इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे आपके एम्प्लॉइज, जिससे आपके वर्कर्स इनिशिएटिव लेने के लिए मोटिवेट हो, यानी वो कुछ नया करने के लिए मोटिवेट हो। ये आप कैसे करेंगे? देखिए इसके लिए आपको क्या है कि हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, फियरलेस एनवायरनमेंट। इन दिस प्रिंसिपल Mr. Fayol is trying to explain us कि a manager should create a fearless environment in his organization, जिसमें कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉय अपना सजेशन देने से डरे नहीं, अपना आइडिया आपके साथ या पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करने में हेजिटेट ना करें, फियर ना करें, चाहे वो आइडिया अच्छा हो चाहे बुरा हो। देखिए जब तक आप लोगों के थॉट्स सुनेंगे नहीं, तब तक अच्छे थॉट्स, अच्छे आइडियाज, अच्छे प्लान्स आपको कहां से मिलेंगे? तो दिस प्रिंसिपल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि ए मैनेजर शुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ फियरलेस इन विच ए एम्प्लॉय और ए वर्कर कैन गिव देयर सजेशंस एंड प्लान्स, आइडियाज वेरी फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशन। वो बिल्कुल आपसे इनिशिएटिव ले सकते हैं, वो किसी काम को नए तरीके से कर सकते हैं और इट विल इंक्रीज योर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। आपकी कॉस्ट भी इससे कम होती है क्योंकि हर काम को जब आप इनिशिएटिव लेते हैं नए तरीके से करने का, तो उसमें से कुछ बेटर ही निकल के आता है। तो ये आपका प्रिंसिपल है इंस्पिरेशन का और इनिशिएटिव का, यानी एक मैनेजर को ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जिससे एम्प्लॉइज और वर्कर्स इनिशिएटिव्स लेने के लिए क्या हो, मोटिवेट हो। और जब वो इनिशिएटिव्स लेंगे तो इससे उनको क्या क्या फायदे होंगे, इससे वो सेटिस्फाई होंगे। देखिए आज मैं किसी चीज को नए तरीके से करता हूं तो इट विल सेटिस्फाई मी। तो आपको पता है जब कोई एम्प्लॉय या वर्कर इनिशिएटिव लेगा, कोई नया प्लान बताएगा, नया आइडिया लाएगा, नए तरीके से वर्क करेगा, कोई नया वर्क मेथड अप्लाई करेगा, तो उससे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा। और अगर आपके एम्प्लॉयज और वर्कर्स सेटिस्फाई होंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप आपके ये प्रिंसिपल भी क्लियर होगा, इंस्पिरेशन और इनिशिएटिव वाला। अब देखिए लास्ट जो है वो है आपके एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ये प्रिंसिपल है आपके एस्पिरिट डी कॉर्प्स, या आप इसे बोल सकते हो स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन। तो आपको पता है देखिए म्यूचुअल कॉपरेशन एम्प्लॉयज में होना बहुत जरूरी है। अगर आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आपके यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर उनमें म्यूचुअल लेवल्स पे कॉन्फ्लिक्शंस हैं, लड़ाइयां हैं, अगर वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना रखते हैं, तो इट विल हार्म योर ऑर्गेनाइजेशन वेरी बैडली। क्योंकि उनके अंदर जो भावना होनी चाहिए वो एस्पिरिट डी कॉर्प्स की होनी चाहिए, यानी स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन उनके अंदर होना चाहिए। इस
प्रिंसिपल का जो मोटो है स्टेटमेंट का वो है यूनिटी इज पावर। देखिए आप सभी जानते हैं कि यूनिटी इज पावर, एकता में ही शक्ति होती है। जब आप बिखरे हुए होते हैं तो कोई भी आपका फायदा उठा सकता है। तो यूनिटी इज पावर, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस प्रिंसिपल, दिस लास्ट प्रिंसिपल विच इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स यानी स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि आपके जो एम्प्लॉय हैं उनके बीच में, आपके जो वर्कर्स हैं उनके बीच में जो है म्यूचुअल कॉपरेशन होना चाहिए। देयर शुड बी म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, कि वो एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को गाइड करें। अगर कोई चीज किसी को नहीं आ रही है तो दूसरा सिखाए, ना कि वो कॉन्फ्लिक्शन करें, लड़ाइयां करें, एक दूसरे की टांग खींचे, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी एम्प्लॉयज और वर्कर्स के बीच म्यूचुअल कॉपरेशन है तो ये उनकी एफिशिएंसी को, उनकी प्रोडक्टिविटी को, उनकी वर्क कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा देगा और अल्टीमेटली फायदा उनको भी होना है और आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी होना है। तो आई होप आपके ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वन बाय वन, चाहे वो सेंट्रलाइजेशन हो, डिसेंट्रलाइजेशन का हो, चाहे स्केलर चेन का हो, चाहे ऑर्डर का हो, चाहे इक्विटी का हो, चाहे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का हो, इंस्पिरेशन का हो, और चाहे आपके एस्पिरिट डी कॉर्प्स का हो, ये सब आपके क्लियर होनी चाहिए। और देखिए बाकी सारे प्रिंसिपल्स तो आपको नोटबुक से नोट करने हैं, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है आपके स्केलर चेन वाला, इसके लिए मैं आपको अलग से मैटर भेजूंगा, वो आपको नोट करना है। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है स्केलर चेन वाला, ये आपकी बुक में ज्यादा अच्छे से गिवन नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको अलग से नोट सेंड करूंगा, तो उसको आपको अलग से नोट करना है। और स्केलर चेन में ये डायग्राम भी मैं आपको सेंड करूंगा, इमेज सेंड करूंगा, वो भी आपको बनाना है नोटबुक में। तो नोटबुक में आपको सारे 7 प्रिंसिपल्स का जो मैं मैटर भेजूंगा बुक से, वो नोट करना है। और स्केलर चेन वाला प्रिंसिपल जो है वो बुक से नहीं, जो मैं अलग मैटर भेजूंगा उससे आपको नोट करना है और ये डायग्राम भी बनाना है। तो आई होप आपके फेयोल के जो लास्ट 7 प्रिंसिपल्स थे ये भी बहुत अच्छे से बेटा क्लियर होगा। एक बार आप इन्हें बुक से भी पढ़ लीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल रिप्लाई टू यू। और फाइनली आई वुड लाइक टू से कि आप अपनी स्टडीज सीरियसली करते रहिए, क्योंकि सम स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग दीज वीडियो क्लासेज सीरियसली, सो आई एम सजेस्टिंग देम, आई एम एडवाइजिंग देम, आप ये लापरवाहियां मत कीजिए। जुलाई आ चुका है, धीरे धीरे टाइम निकल जाएगा, फिर आप इसको कवर नहीं कर पाएंगे जब कोर्स बहुत आगे निकल जाएगा। ऑलरेडी आप देखिए हमारा 3rd चैप्टर हाफ हो गया है, 1st एंड 2nd चैप्टर, और ये आपके सिलेबस के सबसे लार्जेस्ट चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक बार अगर आप पीछे रह जाओगे तो फिर आपसे कोर्स कवर नहीं होगा। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो फाइनली आई वुड लाइक टू से आई होप you enjoyed today's video and lecture. Thank you so much. Have a nice day. Thanks.